हेलो एवरीवन। आज हम और आप मिले हैं हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए। मतलब इनके द्वारा कौन से रिएक्शन दी जाती हैं। अब इनकी रिएक्शन को अगर समझना है तो पहले आपको इनका नेचर समझना होगा। नेचर का सेंस यहाँ पे है कि इनके द्वारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो की जाती है वह किसकी वजह से होती है, मतलब किस बॉन्ड की वजह से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो R और X कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है। जब बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच में है तो यह बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा, क्योंकि जब दो डिफरेंट एटम हैं तो दोनों एटम की अलग होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जब दोनों की अलग होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यह बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर। मतलब एक हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और एक हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी तरफ ये साझे का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, और जिसकी तरफ शिफ्ट करेगा वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और जिससे दूर जाएगा वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो इनके द्वारा केमिकल रिएक्शन शो की जाती हैं वह केवल इस बॉन्ड की वजह से होती है। बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा उसमें उतनी फास्ट होगी रिएक्शन। हमें पहचानना है यह बॉन्ड कहां पे आसानी से टूटेगा, है ना। मतलब ये बॉन्ड जितना ज्यादा कमजोर होगा उसके टूटने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ये तो क्लियर हो गया ना भाई। बॉन्ड कमजोर होगा तभी तो आसानी से टूटेगा। जो रिश्ता कमजोर, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिश्ता, रिलेशन। बॉन्ड का मतलब क्या? रिश्ता, रिलेशन बोलिए। तो जो बॉन्ड, जो रिश्ता जितना ज्यादा कमजोर होता है उसके टूटने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया, जो बॉन्ड कमजोर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। मतलब कह सकते हो आप ऐसे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स। ये तो क्लियर हो गया कि ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड। ये बॉन्ड जितना ज्यादा कमजोर उतना फास्ट इसमें रिएक्शन होने वाली है। अब ये पहचानना है कि बॉन्ड कौन सा कमजोर होगा, और हमने अभी आपको बताया बॉन्ड का मतलब रिश्ता, रिलेशन, है ना। तो आपको ये भी मालूम होगा जहां पे दूरी ज्यादा होती है वहां रिश्ता कमजोर होता है। भाई कमजोर रिश्ते में दूरी ज्यादा होती है कि नहीं, आप खुद बताइए। हमने तो यही जाना है, देखा है, दूरी ज्यादा है तो मतलब रिश्ता कमजोर होगा, है ना। तो यहां पे दूरी का मतलब बॉन्ड लेंथ से है। दूरी का मतलब बॉन्ड लेंथ से है। तो जहां पे बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी वहां पे वह बॉन्ड कमजोर होगा। बॉन्ड कमजोर का मतलब रिश्ता कमजोर होगा। तो ये तो कह सकते हैं ना हम लोग कि अगर दूरी ज्यादा है यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, मतलब रिश्ता कमजोर होगा। सही है ना, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड लेंथ। किसी को कोई ऐतराज? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड कमजोर, दूरी ज्यादा होगी इनके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच के रिश्ता कैसा? कमजोर होगा। रिश्ता कमजोर होगा तो आसानी से टूटेगा, और जब आसानी से टूटेगा मतलब वो फास्ट रिएक्शन करने वाले हो गए, है ना। तो अब हमें पहचानना है, अगर इसको कंपेयर कर लिया जाए कहां पे बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, कहां पे बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, तो आप समझ जाओगे कहां पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। क्लियर। और इसमें कैसा है यार? कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है। कार्बन तो सब में कॉमन हो गया, कार्बन सब में कॉमन हो गया, बदल कौन रहा? हेलोजन। हेलोजन मतलब कौन कौन आ रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप सभी को मालूम है यह एक ही ग्रुप से हैं, और जब एक ही ग्रुप से हैं तो आपको भी पता है क्या? ऊपर से नीचे आने पर, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर एटम की साइज बढ़ती जाती है। बढ़ती है कि नहीं यार? देखो, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, है ना। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या बढ़ रही है ना। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ रही है तो कार्बन और एटम के बीच जो ओवरलैपिंग, कार्बन और हेलोजन के बीच जो ओवरलैपिंग होने वाली है इनके ऑर्बिटल्स के बीच, उसकी लेंथ ज्यादा होगी। यही वजह कि टॉप टू बॉटम आने पे, ये सबको मालूम है ना, ये होता है कौन? पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन,
फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, होता है कि नहीं? तो साइज सबसे बड़ी आयोडीन की होती है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी लेंथ किसकी होगी? कार्बन और आई की होगी ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम अगर यहाँ मान लीजिए ऐसे, तो सबसे पहले आर एफ, फिर यहाँ पे आर सी एल, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो जाएगी इनकी, फिर आर बी आर, इनकी लेंथ थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी, फिर आर आई, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना? ये तो क्लियर हो गया सबको। अब इसमें देखिए जो बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले आर एफ है। अगर हम बात करें इनकी बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ यूनिट मान पीएम, पिकोमीटर ऐसे ले लेते हैं, तो जो इनकी बॉन्ड लेंथ पाई गई है 139 पीएम, और यहां पे जो होती है 178 पीएम, तो लिखा है यहाँ पे पिकोमीटर, और यहां पे जो होती है 193, और यहां पे जो होती है 214। यह बॉन्ड लेंथ हो गई, देखिए ऐसे इनकी सभी की एक तरफ से पिकोमीटर में, ऐसे ही। और आप जानते हैं जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब देखिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम प्रयास से टूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ कम, है ना? तो सबसे कम स्ट्रेंथ वाला यही हुआ। सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा हुआ? आरएफ वाला। तो इसकी जो एनर्जी पाई गई है देखिए यहां पे, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पे जो सबसे अधिक एनर्जी इसकी ये है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में इसकी 433। इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 328 किलो जूल पर मोल। इसका जो होता है 276 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इसका जो है 239 किलो जूल पर मोल, तो 38 किलो जूल पर मोल। अब सोचिए यहां पे देखिए सबसे कम बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर, तो सबसे अधिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बात आ जाएगा सबको ना। देखिए ये वैल्यू सबसे अधिक कौन सी, देखिए बॉन्ड लेंथ का, देखिए क्या है, बॉन्ड लेंथ चल रहा है, और क्या है, बॉन्ड एनर्जी की है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलिए। इसका मतलब ये हो गया, समझ ही गए आप लोग, कि जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी स्ट्रेंथ कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नहीं आपसे कहा जाए स्ट्रेंथ के बजाय अगर आप लिखें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ क्या रिश्ता होगा, रिश्ता क्या होगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो आसानी से टूटेगा और वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस बेसिस पे आप पहचान सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ इतनी कहां पे है, आर आई की। इन चारों में आइडो एल्केन सबसे अधिक रिएक्टिव होता है और सबसे कम रिएक्टिव आर एफ। यानी कि कह सकते हो आप ये सबसे अधिक रिएक्टिव आर आई, उससे कम रिएक्टिव आर बी आर, इससे कम रिएक्टिव आर सी एल और सबसे कम रिएक्टिव आर एफ। तो क्या आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर पहचान सकते हो? वेरी गुड। अभी तो आपने देख लिया। अब आपको नाम बताते हैं हम कि इनके द्वारा यानी हेलो एल्केन्स के द्वारा कौन कौन से रिएक्शंस दिखाई जाती हैं। ये समझ गए आप लोग, कर लोगे ना? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इनके द्वारा कौन कौन से रिएक्शंस शो की जाते हैं, किसके द्वारा, हेलो एल्केन्स के द्वारा। तो जो पाया गया है इनके द्वारा कुछ केमिकल रिएक्शन जो दिखाई जाती हैं उनमें सबसे पहले जो है फर्स्ट पे जो है ये है, कह सकते हो आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड पे जो है इसमें आप पढ़ेंगे जो SN1SN2 रिएक्शन, इसमें फर्स्ट में। सेकेंड पे जो आता है इनके द्वारा दी जाती हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यहां पे यह एक टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन का, उसी का एग्जाम्पल कह सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यह एक एग्जाम्पल है, इसको पढ़ा जाएगा। थर्ड पे जो इनके द्वारा पाया गया है इनमें कुछ रिएक्शन रिडक्शन की होती हैं, और रिडक्शन रिएक्शंस या केवल रिडक्शन कह सकते हो आप। और लास्ट में इनके द्वारा जो है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शंस विद
मेटल्स, मेटल्स के साथ इनकी रिएक्शन, जैसे वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन इसमें आती हैं। तो ये 4 तरह के रिएक्शन दिखाते हैं। अब इसके बाद आप लोग जो है इन सभी के लेक्चर्स अलग अलग होंगे, इसका लेक्चर अलग होगा, इसका सभी का लेक्चर अलग अलग होगा। तो हम आगे लेंगे लेक्चर। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।